वैसे तो ओल्ड स्टूडेंट को यदि होल्डिंग का कुछ देखना ही है तो देख सकते हैं, वो पुराना कोई भी क्वेश्चन। फिर भी डिमांड थी कि कुछ करवा दिया जाए ऑनलाइन। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं करवाया वो बता देता हूं मैं, वो आप देख लीजिए। प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अटेम इसका कौन सा है? सितंबर 24 का पेपर है ये। क्या हो गया? सितंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बीच में मुझे कोई फोन आ सकता है तो मुझे उठाना पड़ेगा। तो देखिए पहले से बता दूं, बाकी ये क्वेश्चन 5 जो एग्जाम में आया हुआ है, पूछा डिफरेंट वे में है, अलग ढंग से पूछ लिया गया। क्वेश्चन देखकर हमें उस वक्त ऐसा अजीब सा लगेगा कि यार हमने पढ़ा तो कुछ और है, आया कुछ और। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 करवा दीजिए। बेटा वो भी मैं करवा दूंगा अलग से क्लास लेकर के, कोई दिक्कत नहीं, आज ही करवा दूंगा। ऐसा कुछ है तो 10 क्वेश्चन पर अभी इसको देख लो जो मैं सोच कर आया हूं। 1 फरवरी 2024 को बेस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर ऑफ कूल लिमिटेड फॉर 14,80,000। बेस कंपनी ने कूल कंपनी के शेयर लिए हैं 14,80,000 में 1 फेब को, 1 फेब 24। और फिर बेस्ड आल्सो एक्वायर्ड 25% इक्विटी शेयर ऑफ गुड ऑन 31 मार्च 24 380 में। तो बेस ने कुल में शेयर लिए हैं 80%, तो कुल हो गई सब्सिडरी, लेकिन बेस ने गुड के 25% शेयर लिए एसोसिएट, तो कंट्रोल तो आया नहीं। और कंट्रोल 0% है, स्टेक 25% है, लेकिन कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल 0% है तो कंसिडर भी 0% होगा। हाँ, कूल में स्टेक 80% है पर कंट्रोल, तो कंसिडरेशन 100% होता है। इधर आपको बैलेंस शीट दी गई है मार्च 24 की, मार्च 24 की बैलेंस शीट दी गई है। मतलब बेस ने कुल में शेयर लिए उसके 2 महीने बाद की बैलेंस शीट है, लेकिन गुड की, और ये बैलेंस शीट तो उसी दिन की है जिस दिन 31 मार्च को शेयर खरीदे, 31 मार्च 24 को, और बैलेंस शीट भी उसी दिन की है। तो यहां पर गुड की का जो रिजर्व सरप्लस है पूरा प्री इक्वेशन हुआ, क्योंकि 31 मार्च को शेयर खरीदे और 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, तो रिजर्व सरप्लस पूरा का पूरा क्या हुआ? तो गुड का पूरा प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस होंगे प्री, लेकिन जो कुल है उसमें फरवरी और मार्च का प्रॉफिट पोस्ट इक्वेशन, फरवरी और मार्च का प्रॉफिट 2 महीने का पोस्ट इक्वेशन होगा, बाकी सारा प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व सरप्लस पीएनएल वगैरह दिए गए होंगे उसमें सिर्फ 2 महीने का प्रॉफिट पोस्ट इक्वेशन होगा कुल का, और बाकी सारा प्रॉफिट प्री इक्वेशन होगा। इधर आपको इक्विटी केबल दी है, प्रीमियम कुल में दी है, ये प्रीमियम पूरी की पूरी प्री इक्वेशन मान लेंगे। क्यों मान लेंगे प्री इक्वेशन? ये प्रीमियम तो 1 फरवरी की पहले की होगी, ये प्रीमियम जो होगी कुल में ये तो 1 फरवरी के, और 1 फरवरी या उसके पहले का जो भी था वो प्री इक्वेशन, और 1 फरवरी और मार्च का पोस्ट इक्वेशन। तो ये प्रीमियम कब की आई हुई होगी? 1 फरवरी के पहले की, तो ये प्रीमियम प्री इक्वेशन। जनरल रिजर्व देखना पड़ेगा ये प्री है या पोस्ट है। नहीं, ये यदि रिजर्व, ये रिजर्व 1 फरवरी को भी था और 31 मार्च को भी है, और संभावना यही है। रिजर्व में ट्रांसफर हर महीने हर दिन नहीं होता, साल में ईयर एंड पे होता है। तो जो मार्च में रिजर्व है वही 1 फरवरी को रहा होगा, तो ये रिजर्व भी शायद पूरा प्री इक्वेशन होगा। हाँ, ये पीएनएल इसमें ये प्रॉफिट तो 31 मार्च 24 तक का है। इसमें जो आखिरी के 2 महीने का होगा, सिर्फ आखिरी के 2 महीने का होगा, सिर्फ वो, बाकी पूरा प्री इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट, पीपी, ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग बिल्स पेबल, सेल्स and other income, raw material consumed, wages and salary, production expenses. Additional information: P&L of Cool showed a credit balance of 30,000 on April 23. Cool का P&L 1 अप्रैल 23 को 30,000 था।
30,000 था 1 अप्रैल को 23 को, एक साल पहले, तो ये तो पूरा पूरा एप्लीकेशन हुआ। ये 30 था और आज 270 है, तो बढ़ा कितना? 240 इस साल का है, 23-24 का है ना बेटा। ये 1 अप्रैल 23 को 30,000 था, आज 31 मार्च 24 को 270 है, मतलब 240 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ। ये 12 महीने का प्रॉफिट है। इस 12 महीने में 10 महीने और 2 महीने अलग अलग करो। ये प्रॉफिट पूरा प्री, ये प्रॉफिट प्री और ये प्रॉफिट पोस्ट होगा बस। तो 2,40,000 प्रॉफिट 12 महीने का, तो पर मंथ कितना? 20,000 पर मंथ। तो 20 यहां आया 2 लाख और ये प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? पोस्ट इक्वेशन। ये प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? प्री इक्वेशन, है ना। अच्छा, फिर जनरल रिजर्व बैलेंसेस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये जो रिजर्व है 84, ये प्रीवियस ईयर से चला आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा प्री इक्वेशन हो गया। ओके, ऑन 31 मार्च on 31st March 24, bills payable of Cool Limited balance sheet were accepted in favor of best। ये bills payable कॉमन डेप्ट हो गया, एक के लिए बिल्स पेबल, एक के लिए बिल्स, ये जो कॉमन डेप्ट हुआ, एक के लिए बिल्स पेबल, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल। लेकिन उसमें से however on the date Base Limited held only 3 lakh of the bills। कुल बिल कितने के थे? all the bills payable in Cool, all the bills payable in Cool, bills payable Cool में जो भी बिल्स पेबल है, जो भी है, वो उसमें से 3 लाख ही अभी जुड़े हुए हैं, बाकी उन्होंने क्या कर लिए? इंडोर्स कर दिए। बाकी क्या कर लिए? तो आज बिल भली 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, क्या थे पता नहीं, लेकिन उसमें से 3 लाख ही आज बीआर बिल्स वैल्यू जुड़े हुए हैं। क्यों? रेस्ट हैविंग बीन इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो आज कॉमन डेट कितना रह गया? तो हम क्या करेंगे? 3 लाख डेटर बीआर बिल्स पेबल दोनों तरफ से 3-3 लाख हटा देंगे। मतलब बीआर कितने थे वो दिखा भी नहीं, 4 लाख 4.5 लाख जो भी हो, पर आज वो बाकी वो इंडोर्स या डिस्काउंट करवा चुके। तो आज जिसके लिए वो बीआर थे, मान लो बीआर 5 लाख थे, 5 में 2 इंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करवा लिए, तो बचे कितने? 3 लाख ही आज उसके यहाँ एज ए बीआर रखे हुए हैं। तो कॉमन डेप्ट तो 3 लाख ही होगा। तो 3 लाख हम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों तरफ से 3-3 लाख एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, ये एसोसिएट और होल्डिंग का मिक्स है, पर ऐसा देख के लगता है कि मिक्स क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में देख कर डर लगेगा, ये तो एसोसिएट और होल्डिंग का मिक्स क्वेश्चन आ गया। मैंने करवाया भी है, शायद आपको, आप लोग को करवाया है, आया था, जिसमें सब्सिडी भी है। और हाँ, तो मैंने क्लास में करवाया नहीं क्योंकि क्वेश्चन, ओके, एग्जाम्पल करवाया पता नहीं, है ना, एग्जाम्पल कराया था शायद मेरे ख्याल से, पर ये पूछते नहीं। पर देखो आप, कितना आसान क्वेश्चन है ये। फिर बेस लिमिटेड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फ्रॉम कूल ऑन 1 जून 23 एट ए प्राइस ऑफ 650। 5 लाख का गुड्स 6,50,000 में बिका, तो ये बिका, ये कॉमन इंटरकंपनी सेल हो गया, तो वो जिसने बेचा उसकी सेल में शामिल है 650 पर, और जिसने खरीदा 650 पर उसकी परचेज में शामिल है 650 पर। तो 650 क्या करना पड़ेगा? यदि कंसोलिडेटेड पीएनएल बनता है तो उसमें 650 परचेज सेल दोनों तरफ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये इंटरकंपनी सेल है, ये काम आता है कंसोलिडेटेड पीएनएल में। और इंटायर गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद बेस्ट। ओ, ये बेस्ट क्या पड़ा हुआ है स्टॉक में? बेस के स्टॉक में 650 पे पड़ा हुआ है, मतलब इसमें 150 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है,
और 150 का प्रॉफिट अनरियलाइज है, तो हमें 150 का प्रॉफिट एस पर एस 21 हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये प्रॉफिट किसने कमाया था, बेस ने परचेस किया है कूल से, तो प्रॉफिट कमाया किसने, कूल ने कमाया, तो कूल के प्रॉफिट से लेस होगा, सब्सिडी के प्रॉफिट से लेस होगा एओपी में, और वहां से भी लेस होगा और इन्वेंट्री से भी लेस होगा, तो हमें 150 का प्रॉफिट इन्वेंट्री से भी लेस करना है। और जिसने कमाया, यदि प्रॉफिट होल्डिंग ने कमाया होता तो होल्डिंग के पीएल से लेस करते थे, यदि प्रॉफिट सब्सिडी ने कमा रखा है तो सब्सिडी का प्रॉफिट, मतलब क्योंकि 1 जून को हुआ, ये 1 जून कहां रहा है, 1 फरवरी के पहले, तो ये प्रॉफिट कहां शामिल है, फिर ये क्वेश्चन प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। बेस लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड। बेस कंपनी क्या कर रही है, कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रही है। अब आपको पूछा क्या क्या है, ये एक बार पढ़िए, अब एक बार बस अब पढ़िए कि पूछा क्या क्या आपको, एक मिनट, तब तक 1 से लेकर 9 तक चीजें पढ़िए। ठीक है, तो देखिए तो ये अब यहां पर देखिए क्या पूछा है, हमारा आदत क्या होता है कि हमारे तो बैलेंस शीट बनानी है और क्वेश्चन पूछ क्या लिया, ये सब कुछ, तो कई बार हमें क्वेश्चन देखकर डर लग जाता है कि यार पूछा वो है जो हमने कभी किया ही नहीं। बैलेंस शीट न पूछते उन्होंने बैलेंस शीट के वर्किंग नोट पूछ लिए, नोट्स पूछ लिए और वर्किंग नोट पूछ लिए। जैसे गुडविल पूछी तो गुडविल तो बनाते हैं वर्किंग नोट में, और हमसे पूछ लिया माइनॉरिटी, ये भी वर्किंग नोट में आती है, और पीएनएल ये हमारा एओपी बनाकर नोट में, डेटर क्रेडिटर हमारा नोट होता है ना, वर्किंग नोट नहीं, नोट नंबर 1 2 3, तो कुछ नोट पूछ लिए, कुछ वर्किंग नोट पूछ लिए, और बैलेंस शीट नहीं पूछी। और एसोसिएट का तो कोई चक्कर नहीं, एसोसिएट का कोई डेटा होल्डिंग में मर्ज नहीं होता, ना डेटा क्रेडिट कुछ भी मर्ज नहीं होते, तो उसका बैलेंस शीट दिया है पर उसका कोई रोल ही नहीं, सिर्फ वो क्या कम पूछ रहा है, गुडविल पूछ लिए बस, क्या पूछ लिए, सिर्फ गुडविल पूछ लिए बस, गुडविल कूल की भी, गुडविल गुड की भी, और बाकी तो कुछ, बाकी मतलब यदि एसोसिएट का देखा जाए तो गुडविल निकालने के अलावा एसोसिएट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे करना है। जैसे उन्होंने पूछा है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल पूछा है, तो ट्रेड पेबल कंसोलिडेट पूछा है, मतलब होल्डिंग के प्लस सब्सिडी के, भले स्टेक 80% है पर जुड़ते तो पूरे हैं। ट्रेड पेबल यहां पर देखो, ट्रेड पेबल 380 प्लस चार्जेस, दो जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तो एसोसिएट है ना, जोड़ेंगे, इसमें से 3 लाख कॉमन डेप्ट माइनस कर देंगे, तो ये वो आ जाएगा ट्रेड पेबल कंसोलिडेट, जो हम बैलेंस शीट दिखाने वाले हैं, 380 प्लस 410। तो देखो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊं, 380 प्लस 410 माइनस 3 लाख, ये 490 दिखा दिए ट्रेड पेबल। तो ऐसा क्वेश्चन तो और आसान है क्योंकि इसमें जितनी स्टेप सही होगी उतने पूरे मिलेंगे, हर सबके अलग अलग मार्क्स होंगे। जैसे 14 मार्क का क्वेश्चन है तो सबके, किसी के 2, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 1, तो ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। फिर पूछा है उन्होंने करंट असेट, अब करंट असेट करंट असेट 965 62, अच्छा इसमें बीआर भी शामिल है और स्टॉक भी शामिल है। करंट असेट इंक्लूड स्टॉक, करंट असेट इंक्लूड डेटा, करंट असेट इंक्लूड बीआर, सब कुछ शामिल है, तो दोनों को जोड़ेंगे। इसमें से कॉमन डेप्ट 3 लाख लेस करेंगे, कॉमन डेप्ट मतलब बीआर तो यहां से लेस होगा ना, और इसमें स्टॉक भी शामिल है, और स्टॉक में प्रॉफिट 1.5 लाख शामिल है, तो पूरा 1.5 लाख यहां से घटेगा। तो ये करंट असेट आ जाएगी कंसोलिडेटेड करंट असेट। देखो 965 प्लस 560 माइनस 3 लाख माइनस 150 1075, ये आ गया करंट असेट कंसोलिडेटेड।
और फिर पूछा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हम निकाल लेते हैं। अब मेरा तो मानना होता है कि ऐसे क्वेश्चन में जो कि माइनॉरिटी भी है, गुडविल भी है, ये भी है, तो इन्होंने नहीं बनाया, पर हम एओपी बनाते हैं। हम हमेशा एओपी बनाते हैं, तो इन्होंने नहीं बनाया हो पर हम बना लेते हैं एओपी, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। जनरल पहले ये एओपी बन रहा है, इसका कुल का एओपी बनेगा, और ये एओपी हमें काम आएगा गुडविल में भी और माइनॉरिटी में भी काम आएगा, और वो कंसल्ट पी में भी तो काम आएगा। तो ये इन्होंने, आपको पहले भी मैंने बताया कि ये लोग कई बार एओपी नहीं बनाते, पर हम हमेशा बनाते हैं और हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो हमने वर्किंग नोट में एओपी बना लिया। इसमें सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है 220 की, 84 का रिजर्व है और 270 का, ये 3 चीजों का एओपी बनेगा रिजर्व सरप्लस में। तो ये प्रीमियम 220 कैपिटल प्रॉफिट में आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम 84 का जनरल रिजर्व पूरा प्री क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व पिछले साल से चला आ रहा है। लेकिन P&L 30 तो पूरा का पूरा जो 1 अप्रैल 23 को था, ये तो पूरा प्री क्वेश्चन। अब बचा हुआ पोस्ट इक्वेशन। प्रॉफिट कुल 270 है, 270 में 30 लाओ, अलग करो, 240, तो इधर कितना जाएगा 2 लाख, इधर 40,000, करेक्ट। अब हाँ, ये प्रॉफिट कब तक का है, ये है फरवरी एंड मार्च 2024, और बाकी सारे प्रॉफिट इधर आ गए। ये सेल पे जो 150 कमाया था, इसी कूल ने कमाया था 150, वो किस महीने में, जून किधर आ रहा है, प्री क्वेश्चन में आ रहा है, तो लेस भी वहीं से होगा जहां जुड़ा हुआ है, तो 150 यहां से हम लेस कर देंगे, 384। ऐसे ये प्री क्वेश्चन, ये पोस्ट इक्वेशन। ये 40,000 और ये 384। इसका 80% होल्डिंग का, 20%, तो ये आ गया, ये 32 और ये 8,000, 3,70,800। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इन्होंने ऐसे कुछ आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी है, ये हमारा एओपी बना, किसका, कूल का एओपी बन गया, ठीक। अब बेटा ये बन जाए तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। जैसे इन्होंने पूछा माइनॉरिटी, क्या पूछा था, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनॉरिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 20 लाख, 20 लाख का 20% मतलब ये माइनॉरिटी का आता है। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा 76,800, और ये माइनॉरिटी आएगा। ऐसे निकालते थे माइनॉरिटी हम, 484, 484,800। ये आ गया। तरीका इनका अलग है, इनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। इन्होंने बहुत अलग डेटा दिख रहा है ना आपको, सब अलग ही दिख रहा है हमसे, तो पर हम आंसर तो वही आएगा। ये माइनॉरिटी आ गया, बहुत इजीली आ गया, लेकिन एओपी बनाने के बाद अब
गुडविल में बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग इन सब्सिडी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग इन सब्सिडी कितनी थी? 14,80,000 में शेयर खरीदे थे, 14,00,000। इसमें से कैपिटल कितनी थी? कैपिटल कितनी थी? 20,00,000 का 80% वो घटेगी, और कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा 3,60,000, 427। ये क्या आ गया? कैपिटल ऐसे निकलती है ना गुडविल कैपिटल सर, 427, ये 427। तरीका इनका बहुत अलग है, इन्होंने ऐसे जैसे भी किया हो। ये आ गया। अब गुडविल निकल गई, माइनॉरिटी निकल गई, और क्या पूछा है? और एक वो है ना कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये बोलते हैं ना पीएनएल कंसोलिडेटेड, होल्डिंग का खुद का पीएनएल, मतलब बेस का खुद का पीएनएल कितना? बेस का खुद का पीएनएल है 3,00,000। जाने बेटा कैसे करते थे? 326 का बेस का खुद का पीएनएल, इसमें क्या जोड़ता है? शेयर इन कौन सा वही जुड़ता है? सब्सिडी का पोस्ट वाला जुड़ता है, मतलब ये जुड़ेगा बेटा प्लस 32,000 शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडी। ये क्या आ गया? कंसोलिडेट पीएनएल। कोई डाउट इसके अंदर? 3,358 ये आ गया, 358 कंसोलिडेट पीएनएल। मतलब एओबी बनने से आसान होता है, इन्होंने एओपी नहीं बनाया, पर हम एओबी बना के काम करेंगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो ये भी हो गया। और क्या पूछा? अब देखो ये एओपी का खत्म हो गया ना, हटाओ इसको। अब उन्होंने पूछा गुडविल ऑफ, आपको ध्यान है एसोसिएट में हम एसोसिएट का डेटा मर्ज नहीं करते, पर वहां इक्विटी मेथड लगाकर जो गुडविल कैपिटल है वो हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है, बस वो शो करते डिस्क्लोज करते, ध्यान है आपको? तो हमको उससे गुडविल पूछिए तो गुडविल निकलती तो बिल्कुल वैसी ही है। इसके लिए भी एओपी बनेगा, एओपी इसका गुड लिमिटेड का एओपी, गुड लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व पूरा पूरा प्री इक्वेशन 120 पूरा प्री इक्वेशन, पीएनएल 50, अच्छा पूरा ही प्री है ना सभी, ये तो अभी भी खरीदे, इसमें तो 10 महीने 2 महीने का चक्कर ही नहीं। तो ये जनरल रिजर्व और पीएनएल ये कितना था? 50, और ये कितना था? 1 पूरा पूरा पूरे ही पूरा प्री इक्वेशन है, क्योंकि अभी भी शेयर खरीदे 31 मार्च को, तो सारा प्रॉफिट प्री इक्वेशन। ये हुआ 1 में 25%, ये शेयर केबल प्रॉफिट है। अच्छा अब गुडविल निकालो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 25% शेयर कितने में खरीदे? 380 में, निकलती गुडविल ऐसी है 380, ले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का 25%, 10 लाख का 25%, 2.5 लाख, माइनस 42 क्या आ रही है? गुडविल, ये एडिशन गुडविल आ गई गुड की, ये 87,500। तरीका इनका जो भी अलग अलग हो, इन्होंने बगैर एओपी की किया है, हमने एओपी बना के किया है। ठीक है, फिर क्या पूछा है? कंसोलिडेटेड पीएनएल तो निकल गया था ना, जनरल रिजर्व तो सिर्फ एक ही आएगा, सब्सिडी का होल्डिंग का आएगा, उसमें सब्सिडी का तो है ही नहीं, तो ये क्यों पूछा? जनरल रिजर्व कितना था? 269, ये 269 रहेगा क्या? इसमें तो कुछ जुड़ेगा इधर का? ये तो पूरा प्री इक्वेशन है, पोस्ट इक्वेशन होता तो 80% जुड़ता, ये जुड़ेगा ही नहीं, तो ये तो एज आ जाएगा। ये पूछा है क्या घटिया पॉइंट? 269 वाह, इसके 1 नंबर, जो दिया उसके लिखने के 1 नंबर। हाँ लेकिन
अब पूछा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड पूछा उन्होंने। इसमें मेरा थोड़ा युद्ध हो सकता है इनसे। इसमें होल्डिंग की मतलब बेस्ट की सेल आएगी, कूल की सेल आएगी, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा ये जो सेल एंड अदर इनकम है ये बेस्ट की, ये कूल की। आपको ध्यान है हम बनाते थे पीएनएल में दोनों के सेल जोड़ते थे, ग्रुप की सेल निकालते थे और उसमें इंटर कंपनी सेल लेस करते थे, ध्यान है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से 650 माइनस कर देंगे, 56 लाख। इसमें ये इसमें इनको गड़बड़ दिख रही मुझे, पर अपना सही है। ये इन्होंने कुछ तो भी किया है। 56 लाख तो खुद का लिया और 38 लाख की सेल में से डोमिनिक की सेल हटा दी। बस ये है। और कॉमन सेल का भी कुछ नहीं किया है। पीएनएल में एक पॉइंट पहली बार आया है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नया पॉइंट है अपने लिए। ऐसा क्वेश्चन फाइनल में भी दिया हुआ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही आते थे, ये पहली बार ही आया है इसके अंदर, तो इसको उसके एंगल से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमें निकालनी है कंसोलिडेटेड सेल। ठीक है, इसमें बेस की सेल आएगी, वो है कितनी, 56 लाख। ठीक है, अब यहां पर किसकी जोड़नी है, कूल की सेल जोड़नी है। अब कूल की सेल में बिल्कुल सही बात है, जो 38 लाख की सेल है हम पूरी जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और दिया हुआ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 12 महीने की सेल है, अज्यूम करना पड़ेगा सेल इवनली है, इवनली है, तो हम इनको ही सही मानते हैं। ये सेल 12 महीने की है, तो 10 महीने तो कब के हैं, जब हमारी ये सब्सिडी नहीं थी, और 2 महीने इसमें कौन से हैं, सब्सिडी बनने के बाद के। तो सेल इसमें जो जोड़ी जाए पूरे 12 महीने की या सिर्फ 2 महीनों की, बस वही वाली बात है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब 10 महीने की सेल थी तब तो हम ग्रुप में थे ही नहीं, और हमें यहाँ ग्रुप की सेल निकालनी है, और मतलब बेस्ट कंपनी एक है एंटिटी और उसका ग्रुप। तो यहाँ पर सेल पूरे 12 महीने की जोड़ी जाए या सिर्फ 2 महीनों की, तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 महीने और 2 महीने। अच्छा, जो 650 शामिल है, किस में शामिल है, जून में, तो इसको अलग करो, यहां से अलग करो, यहां अलग करो। यदि 650 लेस करनी भी पड़ी तो कहां से करेंगे, यहां से लेस करेंगे, करेक्ट। तो अब क्या वो इंटरकंपनी सेल इसमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। तो यदि हम, तो यहां पर जो सेल 38 लाख 12 मंथ की है, तो 2 मंथ की कितनी, 6,33,300 ये सेल है। क्या इसमें से 650 कॉमन डेट वाली सेल लेस करूं, कॉमन वाली, क्यों लेस नहीं करूं, वो तो इसमें हुई है, इसमें हुई है, तो फिर लेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या आ गई, कंसोलिडेटेड सेल, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, करेक्ट, सही है ये। ऐसा कैसा किसमें कर लेंगे, ऐसा कैसा तो किसमें कर लेंगे, ये नया पॉइंट था, बिल्कुल नया पॉइंट था जो हमने उधर डिस्कस नहीं किया था। ऐसा कैसा परचेज में भी कर लेंगे, कर लोगे, ऐसा कैसा परचेज में भी हो जाएगा, वही परचेज, इसकी खुद की परचेज और ये परचेज, इसमें 2 महीने की परचेज जोड़ दी। अच्छा, वो लेस क्यों नहीं की, क्योंकि वो परचेज जुड़ी हुई है किसमें, शुरू की 10 महीनों की परचेज में, वो तो हमने जोड़ी भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आपको मतलब वाकई में ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ जाए तो लगे यार ये क्या पूछा है, कैसे करना है, पर आपको करना बिल्कुल वैसे ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट एओपी बनाने से चीजें बहुत आसान हो जाती है।
तो ये एसोसिएट वाला कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं पूछा उन्होंने एसोसिएट का। क्वेश्चन ऐसा लग रहा था किसका है, मतलब एसोसिएट भी दे दिया लेकिन पूछा उसके बारे में कुछ भी नहीं, सिर्फ गुडविल निकाल कर अलग पटक दी उन्होंने। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, सारे रेवेन्यू एक्सपेंस को हमें 12 मंथ से 2 मंथ पे लाके जोड़ना पड़ेगा, मतलब हम 2 मंथ के ही सैलरी सारी कॉस्ट जो जो इवनली है सबको हम डेप्रिसिएशन सब 2 महीने के जोड़ेंगे, ठीक है। सेल परचेज जो जो इवनली मान सकते हैं वो सब 2 महीने के जुड़ेगा, क्योंकि 2 महीने ही हमारी वो कंपनी थी ग्रुप इंटर कंपनी ग्रुप है, बाकी 10 महीने तक तो हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं था। और जिनको कुछ और आप चाहते हो बता दें, इनका भी टेस्ट होने वाला, होल्डिंग का टेस्ट होने वाला ना आपका, कब है? बस जल्दी ही आपका, आज किसका टेस्ट है? एफएम का आज हो जाएगा, तो इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन ऑफ एफएम का, है ना? शाम को है, इनको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, जो भी चीजों को इवनली मान सकते हैं उसको हम डिवाइड बाय 12 इंटू 2 कर लेंगे, 2 मंथ का ही जोड़ेंगे। होल्डिंग मतलब 21। मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 करवाना है, मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10। मॉड्यूल का प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस 10। ये ओके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, जितना अभी हो जाता है अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए, ऑन 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी एच लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज। एच और एच की बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल लैक्स में दी है 12,000 एंड 4,800, हम तो यही अमाउंट मान लेते हैं 12,000 4,800। रिजर्व सरप्लस दिया है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी, और ये जो भी दिया है पीपी, इन्वेंट्री। हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस 3,000 है, ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग इन सब्सिडी 3,000 इन लैक्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, इधर कैपिटल का ब्रेकअप दिया हुआ है, कैपिटल इक्विटी है, ठीक है, प्रेफरेंस नहीं है। रिजर्व सरप्लस का ब्रेकअप दिया है, जनरल रिजर्व और पीएनएल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, और सबका ब्रेकअप दिया हुआ है, पीपी का ब्रेकअप है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बीआर है, और ये सब दिया हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू। आप जानते हैं बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है, मेन सबसे मेन होता है एओपी, एओपी से गुडविल निकलती है, एओपी से माइटी निकलती है, और 2 के अलावा बाकी सब तो हम करते 1 बाय 1 जोड़ते ही जाते हैं। तो यहाँ पर एओपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर इन एज लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 21 की, और शेयर इक्वेशन 31 मार्च
मतलब एक साल पहले, तो इस दिन जो भी था वो प्री इक्वेशन, और इसके बाद जो एक साल में जो भी हुआ वो पोस्ट इक्वेशन। व्हेन द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड पीएनएल ऑफ एस लिमिटेड 3000 तो जनरल रिजर्व में था, 1200 पीएल में था और है में फर्क होता है। जो था एक साल पहले और आज बैलेंस शीट एक साल बाद की है, उसमें ये कितना आज भी बचा हुआ है, आज भी कितना इसमें से बचा है हमारी बैलेंस में जुड़ा है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद में हो सकता है इसमें से बोनस इशू हुआ हो सकता है इसके बाद में इसमें डिविडेंड दिया गया हो, तो ये घट जाएगा और घटा हुआ बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में शामिल होगा। तो ये तो प्री क्वेश्चन था, पर ये अभी भी हमारी बैलेंस शीट में कितना जुड़ा हुआ है हमारे रिजर्व सरप्लस में, वो देखना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 20 मतलब अगले दिन, जिस दिन शेयर एक्वायर की मार्च 2020, उसके अगले दिन 1 अप्रैल 20 को एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर। डिविडेंड दिया होगा इसी 1600-1200 में से। जब अगले दिन डिविडेंड दिया, अगले ही दिन, तो डिविडेंड कहां से दिया होगा? इसी 1200 वाले पीएनएल के अगले दिन तो डिविडेंड दे दिया। ये 1200 का पीएल था 31 मार्च 20 को, और 31 मार्च 20 के अगले दिन 1 अप्रैल 20 आया। 1 अप्रैल 20 को उन्होंने डिविडेंड दिया 20% का। एज लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड टू बाय एज ने, ये डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से था? प्री इक्वेशन प्रॉफिट से था। और होल्डिंग को चाहिए था कि ये पीएल में क्रेडिट ना करे, बल्कि इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करे। होल्डिंग ने गलती से उसको अपने पीएल में क्रेडिट कर रखा है, तो हमें इसको पीएल से डेबिट कर कर इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब होल्डिंग ने गलती से अपने पीएल में जोड़ लिया है, तो वहां से लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। और 180 लाख शेयर लिए हैं कितने में से? 180 लाख शेयर लिए हैं कैपिटल 480 में से, है ना? 180 लाख के शेयर लिए कितने में? 480 में से। देखते हैं कैसा हो रहा है ये। फिर तो होल्डिंग होती नहीं है, पर बताऊंगा आगे, पता पड़ेगा। इधर 1 अप्रैल 20 को डिविडेंड दिया है तो ठीक है। 1 जनवरी 21 को एस लिमिटेड इशूड 3 fully paid up bonus share for every 5 share held out of balance of its reserve on March 20। मार्च 20 का जो रिजर्व था वो प्री इक्वेशन था, उसी में से बोनस शेयर दिया है। प्री इक्वेशन जो रिजर्व था ना 3000, उसी में से बोनस दिया। ऐसा लिखा है साफ साफ। बोनस 5 के बदले, इसका मतलब जो 4, इस पे लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, इस पे लिखाएगा नहीं क्या? यदि 5 शेयर पहले थे तो बोनस के बाद शेयर 8 हो गए, तो 4800 बोनस के बाद है। जो 480 ऊपर दिए ना, वो बोनस के, ये ना बेटा शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल कौन सी है? एस की 31 मार्च 21 की। ये कौन सी है? आफ्टर बोनस। तो बताओ इसमें बोनस जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। बोनस के पहले यदि शेयर 5 थे तो बोनस के में 3 का दिया, तो बोनस के बाद 8 हो गया। तो ये 480 किसके बराबर है? 8 के बराबर। इसको 8 से डिवाइड करके 5 से गुणा करो, 300। मतलब बोनस के पहले शेयर कितने थे? 300। तो बोनस, और बोनस कितने का दिया? 180 का बोनस दिया होगा। नहीं समझ में आया? मैं करके बताता हूं। यदि 5 बोनस के पहले थे तो बोनस दिया तो हो गए 8। ये 480 कब है बोनस के? तो कब था? 300। तो ये बोनस कितना दिया? ये तो मैं बोला हूं कि बोनस 180 दिया, तो आपके होश उड़ गए। 180 बोनस दिया जनरल रिजर्व से। तो हमारे पास होल्डिंग ने सब्सिडी के 180 के शेयर खरीदे थे, लिखा था ना। 180 किस में से? 480 में से या 300 में से? 300 में से। कितना परसेंट होल्डिंग हो रही है? 60% होल्डिंग निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट बनाकर कि स्टेक कितना परसेंट है? 60% स्टेक है। और आज 180 पे 5 के बदले 3, तो 180 पर 5 के बदले 3, तो 180 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 108 का बोनस मिला। 5 के बदले 3 का मिला, तो 180 के बदले 108 का। तो बोनस के बाद कितने शेयर हो गए? 288 हो गए। आज हमारे पास कितने शेयर हैं? कितने में से? वही कितना परसेंट? 60% ही होगा। बोनस के पहले निकालो तो भी 60%, बोनस के बाद निकालो तो भी 60% होल्डिंग ही निकलेगी। करेक्ट? आई होप समझ में आई होगी। कहां गया चैप्टर? ये
सॉरी, ये तो मॉडल निकालना था। हाँ, तो ये भी हो गया। बस ये 3 पॉइंट है। बाकी जो पॉइंट नंबर डी और ई है, ये तो कॉमन डेब्ट और अनरियलाइज प्रॉफिट का है, इसको भी हम डील कर लेंगे। पर पहले हम एओपी की बात कर लें। इंपॉर्टेंट तो वही होता है। गुडविल, एओपी, माइनॉरिटी, और एओपी बन गई तो माइनॉरिटी तो निकल जाती है और गुडविल भी निकल जाती है। मेन एओपी होता है, और ये पॉइंट नंबर डी तो हम निपटा लेंगे, और वो कोई खास बात नहीं है। से मेन तो ये एओपी था। अब देखो, मैं बना दूं इसमें एओपी। हाँ, प्रॉफिट बढ़ गया था, प्रॉफिट को लेस करेंगे ना बेटा। अब देखो, इसमें बनेगा एओपी। ये क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, मुझे याद कैसे रहेगा कि अच्छा आज कितना है रिजर्व? 1380 क्या है जनरल, और 1620 क्या है पी एंड एल। एओपीसी का बनेगा ना। अरे क्या हो गया? तो ये अमाउंट आपको याद रहेगा। जनरल रिजर्व कितना है? 1380, पी एंड एल कितना है? 1600, और कैपिटल कितनी? 4800। ध्यान रहेगा, ये इसको नोट कर लो। 4800 की कैपिटल, 1380 का रिजर्व, 1620 का पी एंड एल दिया हुआ है। इसी का हमें एओपी बनाना है। देखो, हमने बनाया एओपी। कैपिटल प्रॉफिट ये 31 मार्च 2020 तक का, और ये 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। बेटा जनरल रिजर्व उस वक्त 1 अप्रैल 20 को 3000 था, इसमें से 1800 दिया गया बोनस में, कितना बचा? 1200 हुआ प्री क्वेश्चन रिजर्व। आज रिजर्व कितना है? 1680, 1300, उसमें 1200 तो प्री क्वेश्चन है। आज जो 31 मार्च 31 को है, 21 को कुल 1300, उस 1380 में 1200 तो कब का है? 1 साल पुराना। बचा कितना? 180। कौन सा हो गया? पोस्ट इक्वेशन जनरल रिजर्व। अच्छा, अब पी एंड एल 1 अप्रैल 20 को पी एंड एल कितना था? दिया था ना? क्वेश्चन जाके देखना पड़ेगा। आपने कंफ्यूज, 1200 था, ठीक है। 1 अप्रैल का 1200 था। डिविडेंड दिया उस वक्त 300 की बिल थी, ध्यान है? बोनस के पहले बोनस के बिल की बिल थी 300। 300 का 20% डिविडेंड, 60 का डिविडेंड दिया, तो 1140 कौन सा प्रॉफिट बचा? अच्छा, आज कुल पी एंड एल कितना है? 1620 में 1140 तो प्री इक्वेशन है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट और ये रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना? 480। 180 क्या था? रेवेन्यू रिजर्व, और 480 क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट। ये पोस्ट इक्वेशन है, ये प्री इक्वेशन, और बाकी दोनों उधर। तो मुझे डिविडेंड का अमाउंट बताओ ना, आपने बोला डिविडेंड कितना दिया? 3000 कैपिटल थी, 300, सॉरी 300 की कैपिटल थी, 300 शेयर थे, कैपिटल 3000 थी, 3 का 20%, 600 का डिविडेंड दिया प्री क्वेश्चन से, तो ये कितना बचा? 600 बचा प्री क्वेश्चन। कुल कितना है पी एंड एल? 1620, उसमें से 600 प्री क्वेश्चन, 1020 क्या हो गया? पोस्ट इक्वेशन हो गया। ये हो गया एओपी। कोई रिवोल्यूशन तो है नहीं असेट का, ना असेट का रिवोल्यूशन है, और ना, हाँ, अब यदि वो अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडी ने कमाया तो यहां से लेस करना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा प्रॉफिट किसने कमाया था। एज लिमिटेड इन्वेंट्री इंक्लूड विच एट परचेज फ्रॉम एज, ये प्रॉफिट किसने कमाया था? एज ने कमाया था, तो फिर यहां कम नहीं होगा, वो प्रॉफिट किसका कम होगा? एज का कम होगा। ठीक है, ये तो अच्छा होगा कि प्रॉफिट अभी तो हमने देख ही लिया। ये हमारा हो गया 1800 प्री इक्वेशन, वो प्रॉफिट। अब यहां पर होल्डिंग का हिस्सा, होल्डिंग मतलब कौन था? नाम क्या है? एज लिमिट का 80% है कि कितना?
60% हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। MyIT 40%, 1080, 600, 408। ये तो जाएगा MyIT में, ये सब तो MyIT में जुड़ जाएगा, MyIT आ जाएगी इससे। अच्छा, इधर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? वो कॉस्ट ऑफ 3000 था ना, ध्यान है। इसमें से डिविडेंड आउट ऑफ प्रीक्वेशन प्रॉफिट लेस होना रह गया था। डिविडेंड वहां से हुआ था 180, कितना डिविडेंड दिया था उसने? 100, उसका 60% इसको मिला होगा। कुल डिविडेंड कितना था वहां पर? डिविडेंड कितना था? 3000 का, सॉरी 3000 का 20%, 600 का 60%, 360 का डिविडेंड होल्डिंग को मिला था। होल्डिंग ने इसको गलती से अपने पीएल में क्रेडिट कर दिया था, जबकि उसे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना था, तो इन्वेस्टमेंट से लेस कर देंगे। ये आगे करेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2500, 2640 की आ गई करेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ गई करेक्ट कॉस्ट। इसमें से लेस होगा इक्विटी शेयर कैपिटल 4800 है ना, इसका बोनस के बाद कैपिटल कितनी थी? 4800, 2800, और शेयरिंग कैपिटल प्रॉफिट 1080। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना? कैपिटल रिजर्व आ गया, 1320 का कैपिटल रिजर्व आ गया। और ये हो गया MyIT इक्विटी शेयर कैपिटल 4800 का 40%, 1900 की कैपिटल, और ये तीनों 720, 408, 720, 408 और 70, 3120 की आ गई। MyIT आ गई, है ना। खास तो ये भी होता है। फिर कंसोलिडेटेड P&L ऑफ एच आएगा इसमें, और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो ये रेवेन्यू प्रॉफिट में हिस्सा है 612, ये जुड़ेगा 612 जुड़ेगा। अच्छा, डिविडेंड गलती से 360 का डिविडेंड गलती से पीएल में आ गया था, वो लेस होगा। और डिविडेंड आउट ऑफ प्रीक्वेशन प्रॉफिट गलती से पीएल में क्रेडिट हो गया था, तो हमने उसको यहां से डेबिट करके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया था, तो यहां से लेस भी होगा, और ये शेयर जुड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक वो हम घटा देंगे। स्टॉक कितना था? 100 लाख का, 100 लाख में खरीदा था, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल। 100 लाख का 1/5 20, तो 20 का प्रॉफिट क्या है वो यहां से लेस कर देंगे। तो अब यहां अभी ये बचा ना, अभी P&L ऑफ होल्डिंग बचा है, वो देखना पड़ेगा कितना है। 715 दिया हुआ है, 2715 होल्डिंग का P&L। उसमें से शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी जुड़ा, जो प्रीक्वेशन प्रॉफिट में डिविडेंड गलती से शामिल हुआ था वो लेस कर दिया, और स्टॉक रिजर्व फॉर अनराइज्ड प्रॉफिट लेस कर दिया। 2947 क्या आ गया? कंसोलिडेटेड P&L। जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व खुद का एज का खुद का रिजर्व कितना था? 27 का रिजर्व खुद का था। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व में हिस्सा कितना है इसका? 108 कमाया हुआ रिजर्व है, तो रिजर्व भी 108 जुड़ेगा। 28 ये आ गया कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। रिजर्व में जुड़ता है, कमाया हुआ रिजर्व में जुड़ता है, कमाया हुआ प्रॉफिट में जुड़ता है। ये कमाया हुआ रिजर्व था, पोस्ट इक्विटी रिजर्व में हिस्सा था, वो रिजर्व में जुड़ा, और ये कमाया हुआ प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट में जुड़ा। गुडविल निकल गई, MyIT इंटरेस्ट निकल गया। क्या इसके अलावा क्वेश्चन में नंबर है कुछ? बेटा प्रॉफिट होल्डिंग ने गलती से अपने पीएल में क्रेडिट कर लिया था, जबकि उसको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना था, तो होल्डिंग को अपने पीएल से लेस करना पड़ेगा। होल्डिंग ने गलती से अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया था, क्रेडिट कर लिया था,
तो प्री इक्वेशन डिविडेंड था ये, तो यहाँ क्रेडिट नहीं होना था, इस बिल में 360 गलती से जुड़ गया तो लेस करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। और all the BR in H Limited balance sheet were accepted in favor of H Limited, but on that date H Limited had only 45 लाख of this in hand। तो 45 लाख क्या है, कॉमन डेट, तो 45 BR से भी लिस्ट कर देंगे, बिल्स पेबल से लिस्ट कर देंगे, और ये स्टॉक जो 20 से है ये होल्डिंग के प्रॉफिट से भी लिस्ट कर देंगे, और इन्वेंट्री से भी लिस्ट कर देंगे, बस। आया समझ में? और कुछ इसमें दम है नहीं। चेक कराऊं सॉल्यूशन, चेक कराऊं? तो बेटा 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इससे टफ क्वेश्चन अपने किए हुए हैं, ये तो आसान था, इसमें तो रिविजन नहीं है। और बोनस दिया, और हमारे इसमें तो ऐसे क्वेश्चन भी किए कि बोनस दिया पर बोनस की एंट्री नहीं की बोनस देने वाली ने, यहां तो उसने देने वाली ने कर ली है, यहां तो कुछ नहीं बोला, मतलब बोनस की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन हम तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे कि बोनस दिया पर एंट्री नहीं की, रिवोल्यूशन भी आ गया, और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उससे तो इजी क्वेश्चन है बेटा ये। होल्डिंग का परसेंटेज एक बार फिर बता दो, होल्डिंग का परसेंट देखो बेटा, यदि शेयर कैपिटल बिफोर बोनस यदि 5 शेयर थे तो बोनस 3 है, तो आफ्टर बोनस नंबर ऑफ शेयर 8 है। उसी तरह से यदि शेयर कैपिटल आपकी जो 480 है ये बिफोर आफ्टर बोनस है, तो बिफोर बोनस कितनी रही होगी 300, क्योंकि 480 किसके बराबर है 8 के, तो यदि 8 आफ्टर बोनस है तो 5 बिफोर बोनस, इसलिए यदि 480 आफ्टर बोनस है तो बिफोर बोनस कितना होगा 300, तो बोनस कितना आ गया 180। अब हम 300 की शेयर केबल थी, 300 शेयर थे ना, 300 शेयर थे, या मतलब 300 शेयर थे बिफोर बोनस, और बोनस के बाद कितने हैं, हमने शेयर 180 खरीदे, ध्यान दें 180 खरीदे कितने में से 300 में से, जब शेयर 300 थे तो हमने 180 कितने परसेंट खरीदे थे, चलो 60% हो गया होल्डिंग, ऐसे एक तो ऐसे निकलता है। या आप एक और तरह से चेक कर सकते हो, यदि 5 के बदले 3 बोनस तो 180 के बदले 5 के बदले 3 शेयर तो 180 के बदले 5 के बदले 3 शेयर तो 180 के बदले 108 शेयर बोनस मिलेंगे, तो कुल होंगे 288 शेयर हो गए हमारे पास, कितने में से कितना परसेंट, इधर भी देखो बिफोर बोनस देखो तो भी 60%, आफ्टर बोनस देखो तो भी 60%। ये हम बोनस का इस तरह से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। चलो मैं देखता हूं, ये भी हो गया। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन याद है आपको? देखिए यदि ये बैलेंस शीट दी गई है सब्सिडी कंपनी की 31 मार्च 24 को, और यहां पर कोई भी फिक्स्ड एसेट जो भी हो वो हम डेफिनेटली, ये बैलेंस शीट है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन दी गई होगी। मान लो ये फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% मान लेता हूं मैं, तो यहां जो फिक्स्ड एसेट होगी डेफिनेटली 31 मार्च 24 की आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी, मतलब 90% पर है, मतलब 10% डेप्रिसिएशन
लग चुका है, तो ये 90% पर है। अब यदि मैं इसमें मैं बता रहा हूं पॉइंट रिवोल्यूशन का, आर यू रेडी टू लिसन? अब मैं 10% डेप्रिसिएशन पर एनम है, मैं इसमें जो पॉइंट बता ही रहा हूं तो थोड़ा अच्छा ही बता दूं, थोड़ा अच्छे पॉइंट बता दूं। अब आज 31 मार्च 24 है, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो भी तो देखो। मान लो ये सब्सिडी की बैलेंस शीट में ये फिक्स्ड एसेट 2 साल पहले 5 लाख की थी। 5 लाख पर पहले साल डिप्रेशन लगा होगा, 2 साल पहले 10%, 5 लाख का 10% 50, फिर बचा 4.5 लाख, 4.5 पर फिर 10% 45,000, वैल्यू बची 4 लाख। ये WDV है 31 मार्च 24 की पीपी की। और डेट ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ शेयर इक्विशन, यानी होल्डिंग ने 1 अप्रैल 2022 को शेयर थे। कितने साल पहले? 2 साल पहले होल्डिंग ने सब्सिडी के शेयर एक्वायर किए थे, जितने भी किए थे। अब उस दिन फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन 6 लाख था, उस दिन फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन 6 लाख था, ये कहा गया। तो अब पर ये तो होल्डिंग ने इस बी कंपनी की असेट का वैल्यूएशन 6 लाख पे करवाया था। बी कंपनी सब्सिडी है, वो अपने आप चेंज तो करेगी नहीं, वो तो अपनी स्टैटिस्टिकल कॉस्ट पे एसेट को चलाएगी। ए कंपनी ने चूंकि बी के शेयर खरीदे थे 70-80%, तो ए ने मार्केट में रफली इसकी एसेट का वैल्यूएशन कराया कि सामने वाली कंपनी की वैल्यू क्या है फिक्स्ड एसेट की, वो पाई गई 6 लाख। तो अब वाइल कंसिडरेशन बनाते हैं, एओपी आपको पता है कैपिटल प्रॉफिट, और यहां 31 मार्च 22 तक का होगा, और ये 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 24 होगा, है ना। अब यहां पर जो हमारी फिक्स्ड एसेट की शेड्यूल बन रही है, उसमें होल्डिंग की फिक्स्ड एसेट आएगी ए कंपनी की और बी कंपनी की, और इधर एओपी बन रहा है। मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट का पॉइंट बता रहा हूं आपको। अब होल्डिंग की फिक्स्ड एसेट तो जो भी है वो लिख देंगे एज इट इज, सही वैल्यू पे। लेकिन जो सब्सिडी की फिक्स्ड एसेट 4,05,000 है, वो यहां लिख तो दी हमने, लिख तो दी अभी ये तो, लेकिन वैल्यू बी के एंगल से है। अब इसकी वैल्यू को हमें एक एंगल से लाना है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सब्सिडी की फिक्स्ड एसेट दी है 4,05,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की जो शेड्यूल है पीपी की, उसमें हमने फिक्स्ड एसेट ए की दिखा दी और बी की 4-5 पे दिखा दी। अभी एडजस्टमेंट पेंडिंग है, रिवोल्यूशन एडजस्टमेंट पेंडिंग है। अब ये जो असेट्स है 4,05,000, ये 90% पर है, इसकी वैल्यू 4.5 रही होगी, ये 4.5 रही होगी, और ये भी डिप्रेशन के बाद 90% है। तो ये हमने वैल्यू कब की निकाल ली? 2 साल पहले बी की बुक्स में, बी की बैलेंस शीट में असेट कितने पे चल रही थी? 5 लाख, पर उसको रिवैल्यू कितने पे किया गया? तो कितने का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहा? 1 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहा। ये हमने रफ में निकाल लिया। अब 1 लाख का प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब इसका हम अभी, हाँ, रिवैल्यूएशन, चूंकि ये प्रॉफिट 2 साल पहले का है, तो ये प्री क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ, इसको हम डबल इफेक्ट देंगे, 1 लाख यहां भी लेंगे और 1 लाख से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी बढ़ा देंगे। ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बी की एसेट को 1 लाख से बढ़ा लिया विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 2 साल पहले जाकर बढ़ा लिया, बढ़ गया। अब डेप्रिसिएशन बी ने लगा रखा है 5 लाख पर लगना था 6 लाख पर, तो कितने पे वो लगाएं? 1 लाख पर पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, ये फर्स्ट ईयर का है। अब वैल्यू क्या बची एसेट की? 90 पे फिर 10%, तो डेप्रिसिएशन लगना कितना था? 19 और लगाना पड़ेगा, 19, या फिर 5 लाख पे डेप्रिसिएशन 2 साल का कितना और 6 लाख पे 2 साल का कितना, उसका डिफरेंस देख लो तो भी हो जाएगा। उससे भी बताऊं, 5 लाख पे बी ने लगाया है, लगना किस पे था? 6 लाख पे लगाया होता तो डेप्रिसिएशन कितना होता, उससे पता पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना और लगाना पड़ेगा। 19,000 डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। पहले साल का कितना? 10,000। अब एसेट की वैल्यू क्या बची? 90, 90 में फिर 10%,
19,000 डेप्रिसिएशन 2,000 एक एंगल से लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां से कितना लेस करेंगे, ये सब्सिडी के प्रॉफिट से 19 लेस करेंगे, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन 2 सालों का है, 22-23, 23-24, 22-23 का 10,000, 23-24 का 9,000। डेप्रिसिएशन हमने सब्सिडी के प्रॉफिट से भी लेस किया और यहाँ फिक्स्ड एसेट से भी लेस कर देंगे। बस ये हो गया रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट। क्लियर है ये? वही मैंने 1 साल का नहीं 2 साल का जाके बता दिया। और कुछ ये डिमांड उनकी चल रही है जिनका अभी अटे में बस कुछ दिन बाद। और बेटा मैं और अब तो मैं डेली ऑनलाइन आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, जिनकी एग्जाम है उनके लिए मैं डेली ऑनलाइन आकर आपकी हेल्प करूंगा, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। अच्छा है, आप लोग को भी अभी एग्जाम टेस्ट देना है तो उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? ये ड्यूरेशन का पॉइंट आपको क्लियर हो गया, एओपी हमने बना के देख लिया, कुछ नए पॉइंट भी क्लियर हो गए। और बोलो, जिनकी अटेम्प्ट है पहले वो बताओ, उनका कोई और डिमांड हो तो बोलो बेटा। ऑनलाइन जिनका अटेम्प्ट में वीडियो है, फरमाइश। कोई फरमाइश नहीं, कोई बात नहीं, मतलब डेफिनेटली सब कुछ आपका हो चुका होगा। आपकी कोई फरमाइश हो तो बोल दो। सब्सिडी में यदि प्रेफरेंस शेयर के बिल हो तो उसका ट्रीटमेंट वही होता है जो इक्विटी का होता है। बिल्कुल, यदि एक लाइन समझ ली, जो इक्विटी का करते हो वही प्रेफरेंस का। सब्सिडी की प्रेफरेंस शेयर के बिल माइटी में चली जाएगी यदि होल्डिंग ने ली हुई तो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सितंबर 24 का है, मैं भेज दूंगा आपको। सितंबर 24 का है, भेज दूंगा। सर चार्ट से पूरा चैप्टर रिवाइज, चार्ट वेरी हेल्पफुल है, थैंक यू, थैंक यू बेटा। नहीं पढ़ू इसी बातें जिसमें मेरी तारीफ हो रही है, नहीं पढ़ू। चार्ट आपको मिले हैं, आज तक किसी ने प्रैक्टिकल के चार्ट नहीं बनाए पूरे हिंदुस्तान में, देख सकते हो। एज के चार्ट तो सब बनाते हैं पर प्रैक्टिकल चैप्टर के चार्ट कभी नहीं बनते, वो मैंने आपको चार्ट बना के दिए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपनी का भी बन गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपनी का भी चार्ट मैंने बना लिया है, बस वो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन मैंने इनको भेज दिया है। आप लोग को बेटा ऑनलाइन मिल चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसका भी। आप लोग की कोई फरमाइश चैप्टर होल्डिंग में टेस्ट कब रख लें? बट आप लोग जा सकते हैं, जिनकी एग्जाम है वो लोग अब अपनी पढ़ाई करें, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत बगैर टेंशन की पढ़ाई करना है। कूल, जितना कूल होकर पढ़ाई करोगे, जितना टेंशन लेकर पढ़ाई करोगे, उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। जितना लोड ले लोगे तो फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होने वाला है। तो लोड मत लो, जो हो गया सो हो गया। हाँ, फिजिकल चार्ट मिल जाएंगे, रखे हुए हैं, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का मैं प्रिंट निकाल लूंगा। बेटा जिनकी एग्जाम है वो सब लोग अपनी पढ़ाई करें बगैर लोड के, बगैर प्रॉब्लम के। मैं डेली शाम को आकर यूट्यूब पर या मतलब जूम पर आकर आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। डेली 1 घंटे का हम टाइम फिक्स करके मिल लेंगे शाम को। और कुछ तो हमारी टेस्ट कब हो, होल्डिंग का टेस्ट कब रख लें बेटा? आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बेटा बताइएगा। आज तो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है चलेगा। टेस्ट दो पर अच्छे से दो, क्योंकि बगैर तैयारी के टेस्ट देने का मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब ही होता है कि इस महीने से आपकी तैयारी हो जाए, टाइम मिलना चाहिए प्रिपरेशन का। थर्सडे, हाँ बेटा मैं डेली कर लूंगा ना आपका ऑनलाइन जूम मीटिंग, तो ठीक है। और कुछ
तो चलिए अभी क्या करूं फिर मैं, अब एस टू के क्वेश्चन स्टार्ट करें। 13 मिनट बचा है, 30 मिनट। एस2 के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने अपने को। पर मैंने कहा था कि एस2 पूरा पढ़ के आना है आपको, कहा था ये पूरा पढ़कर आइएगा। सॉरी एस10, हाँ एस10 पढ़ के आए। एस10 पूरा पढ़ के, कल संडे था, होमवर्क भी नहीं था, तो पूरा पढ़ना था आपको, पढ़ लिया। अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा रिवीजन एक बार हो ही जाएगा कल से। तो एमसीक्यूज तो आप देख के आ सकते हो ना, एमसीक्यूज भी यहां करवाऊं क्या? एमसीक्यूज तो आप देख लेना ना। तो आपका होमवर्क कल क्या है, एक तो होल्डिंग का चलने दो, और एमसीक्यूज ऑफ एस10 आप देख कर आइए। तो एमसीक्यूज में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो आपको पढ़कर थ्योरेटिकल है, पढ़कर आपको खुद को जज करना है और चेक करना है कि एग्जाम में आप कितना जल्दी उनको सही जज कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, थैंक यू।